हेलो स्टूडेंट्स। राजपूतों से तो आप सभी परिचित होंगे, लेकिन राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रश्न है वो इतिहास का एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न माना जाता है। तो आज की क्लास में हम राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से आज की क्लास में हम राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो अग्निवंशीय मत है और साथ ही जो चंद्र और सूर्यवंशीय मत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पुष्यभूति वंश के जो महान सम्राट हर्षवर्धन थे, उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के उपरांत भारत की जो राजनीतिक एकता थी उसका फिर से विघटन हो गया और इस युग में कोई सशक्त केंद्रीय सत्ता अब भारत में नहीं रही और किसी सशक्त केंद्रीय सत्ता के अभाव में जो विकेंद्रीकरण की भावनाएं थे वो बलवती होती गईं, जिसका परिणाम ये निकला कि भारत पुनः छोटे छोटे अनेक राज्यों में विभाजित हो गया और ये जो राज्य थे वो परस्पर संघर्षरत रहा करते थे। इस समय भारत में बहुत सारे नए राजपूत राजवंशों का अभ्युदय हुआ और इन्हीं राजपूत राजवंशों के युग को भारतीय इतिहास में राजपूत युग की संज्ञा दी गई है। और ये जो काल था वो 7वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा था। तो अब हम बात करते हैं कि राजपूत कौन थे और राजपूत शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो इस संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है और वस्तुतः एक वर्ग या जाति के रूप में जो राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया वो भारत में मुसलमानों के प्रवेश के बाद आरंभ हुआ था। तो कतिपय विद्वान जो हैं उनका मानना है कि राजपूत जाति भिन्न भिन्न जातियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न एक नवीन जाति थी जो 7वीं शताब्दी में एक विशिष्ट वर्ग के रूप में उदित हुई। लेकिन अधिकांश विद्वानों की ये मान्यता है कि राजपूत जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश या लौकिक रूप है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में राजपुत्र शब्द का प्रयोग बहुत ही प्राचीन है। तो जहाँ तक हम बात करें राजपुत्र शब्द के प्रयोग की, तो प्राचीन भारतीय साहित्य यथा महाभारत, अर्थशास्त्र, कालिदास की रचनाओं, हर्षचरित आदि ग्रंथों, शिलालेखों, दानपत्रों आदि में क्षत्रिय राजकुमारों, राजवंशीय लोगों और क्षत्रिय योद्धाओं के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन इन स्थानों पर जो राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है वो जाति सूचक न होकर विशिष्ट गुण युक्त वर्ग का प्रतीक के रूप में किया गया है। राजपुत्र के अपभ्रंश रूप राजपूत शब्द का एक वर्ग या जाति के रूप में प्रयोग के संबंध में विद्वानों का मानना है कि भारत में मुसलमानों के जब शासन की स्थापना हुई तो उसके पश्चात क्षत्रियों के जो राज्य थे वो धीरे धीरे समाप्त होते गए और जो शेष बचे रहे उन्होंने भी मुसलमानों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब वे स्वतंत्र शासक न रहकर उनके सामंत बन गए, लेकिन ऐसी दशा में भी वे राजवंशीय होने के कारण राजपुत्र ही बने रहे, क्योंकि मुसलमानों को राजपुत्र शब्द के उच्चारण और लिखने में कठिनाई होती थी। इसीलिए मुसलमान उन्हें राजपूत कहने लगे, जो कालांतर में संपूर्ण क्षत्रिय वर्ण का पर्याय बन गया। अब हम बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित विभिन्न मतों की। तो राजपूतों की उत्पत्ति का जो प्रश्न है वो बहुत ही विवादग्रस्त होने के साथ ही भारतीय इतिहास की एक मनोरंजक और गूढ़ पहेली कहा जा सकता है, जिस पर इतिहासकार एक किसी सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचने में असफल रहे हैं। वस्तुतः राजपूत शब्द के मुसलमानों के आगमन के पश्चात प्रथम प्रयोग ब्राह्मण साहित्य तथा चारणों की प्रशस्तियों ने और अभिलेखों व अनुश्रुतियों के परस्पर विरोधी उल्लेखों ने इस प्रश्न को बहुत अधिक जटिल बना दिया है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों ने जो अनेक मत प्रतिपादित किए हैं वे हैं अग्निकुंड से उत्पत्ति या अग्निवंशीय मत, दूसरा है सूर्य और चंद्रवंशीय मत, तीसरा है ब्राह्मण वंशीय मत, चौथा है विदेशियों और अनार्यों से उत्पत्ति संबंधी मत और पांचवा है मिश्रित जातियों से उत्पत्ति संबंधी मत।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निकुंड से उत्पत्ति या अग्निवंशीय मत की। राजपूतों को आर्यों का वंशज सिद्ध करने के लिए चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो में एक अनुश्रुति आधार पर एक ऐसी कथा का उल्लेख हमें मिलता है जिसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से होना बताया गया है। और इस कथा के अनुसार आबू पर्वत पर रहने वाले ऋषियों के यज्ञ को जब राक्षस मांस, हड्डियां, मलमूत्र आदि डालकर अपवित्र कर देते थे तो वशिष्ठ मुनि ने इन राक्षसों को नष्ट करने के लिए आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड का निर्माण करके यज्ञ किया और यज्ञ अग्नि से 3 योद्धा परमार, चालुक्य और प्रतिहार ये उत्पन्न हुए। लेकिन जब ये 3 योद्धा भी राक्षसों से ऋषियों की रक्षा नहीं कर पाए तो वशिष्ठ ने हथियारों से सुसज्जित चौथा योद्धा चौहान उत्पन्न किया जिसने राक्षसों का नाश किया और शांति की स्थापना की। तो ऐसा मानना है कि भारत के जो राजपूत हैं वो इन्हीं चारों योद्धाओं के वंशज हैं। क्योंकि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी इसीलिए इन्हें अग्निवंशीय कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकाल से लेकर 18वीं शताब्दी तक राजपूतों की उत्पत्ति का जो ये मत था वो सर्वाधिक प्रचलन में रहा और चारों राजपूत वंशों ने भी अपनी विशुद्धता की पुष्टि के लिए इस सिद्धांत को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। और नैन्सी और सूर्यमल मिश्र ने भी इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया और कुछ विद्वानों द्वारा इस कथा को इस अर्थ में स्वीकार किया है कि इन चारों राजवंशों ने अग्नि के समक्ष यह शपथ ग्रहण की थी कि वे अरबों और तुर्कों से देश की रक्षा करेंगे। कर्नल टॉड द्वारा भी इस अग्निवंशीय मत को अपने मत विदेशी वंशीय राजपूतों की पुष्टि में मान्यता दी गई। क्रुक ने अग्निवंशीय कथानक को इनका विदेशियों से शुद्ध करने का आयोजन बताते हुए उसकी प्रामाणिकता पर बल दिया। यदि गहराई से अग्निवंशीय मत का विश्लेषण हम करें तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो मत है वो केवल मात्र कवियों की मानसिक कल्पना का एक फल है, क्योंकि कोई भी इतिहास का विद्यार्थी यह मानने के लिए कभी उद्यत नहीं हो सकता कि अग्नि से भी योद्धाओं का सृजन होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद बरदाई वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्ति करता है कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन 4 वंशों के राजपूतों ने अपने आप को शत्रुओं से मुकाबला करने को सजग कर दिया। यदि चंद बरदाई वास्तव में इन वंशों को अग्निवंशीय मानता होता तो वो अपने ग्रंथ में स्पष्ट रूप से राजपूतों की 36 शाखाओं को सूर्य, चंद्र और यादव वंशीय न लिखता। 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के अभिलेखों और साहित्यिक ग्रंथों की सामग्री हमें यह प्रमाणित करने में बहुत अधिक सहायता पहुंचाती है कि इन 4 वंशों में से 3 सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय थे। उदाहरणार्थ प्रतिहार जिन्होंने कन्नौज में अपने राज्य की स्थापना की वे सूर्यवंशी थे। राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक की उपाधि से अलंकृत किया है और इसी तरह बहुत सारे दानपत्रों में सोलंकियों का चंद्रवंशी होना प्रमाणित होता है। बिहारी प्रस्तर अभिलेख में चालुक्यों की उत्पत्ति चंद्रवंशीय बताई गई है। हर्ष अभिलेख, पृथ्वीराज विजय काव्य और हमीर महाकाव्य से चौहान सूर्यवंशीय क्षत्रिय की संतान हैं। परमारों के संबंध में जहाँ तहाँ उल्लेख मिलते हैं जिनमें उदयपुर प्रशस्ति, पिंगल सूत्रवृत्ति, तेजपाल अभिलेख आदि मुख्य हैं, वहाँ उन्हें अग्निवंशीय नहीं बताया गया है और उनके लिए ब्रह्म क्षेत्र कुलीन शब्द का प्रयोग किया गया है। वास्तव में जो ये अग्निवंशीय कथानक है उस पर विश्वास करना बेकार है, क्योंकि जो संपूर्ण कथानक है वो बनावटी और अव्यावहारिक है और इस कथानक का स्वरूप डिंगल साहित्य की शैली पर निर्मित होने से ऐतिहासिक तथ्य से रिक्त है। यह बात सर्वमान्य है कि रासो साहित्य में जो सभी अंश हैं वो मौलिक नहीं बल्कि पिछले समय से जोड़े हुए हैं, इसीलिए सारे कथानक का मूल पाठ से मिलावट करना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर ओझा भी इस संबंध में लिखते हैं कि ऐसी दशा में पृथ्वीराज रासो का सहारा लेकर जो विद्वान इन 4 राजपूत वंशों को अग्निवंशीय मानते हैं यह उनकी हठधर्मिता है।
श्री वैद्य ने अग्निकुल मत को कवि कल्पना बताते हुए लिखा है कि अपने वंश की प्रतिष्ठा का प्रतीक समझकर राजपूतों द्वारा भी इसकी सत्यता पर कभी संदेह प्रकट नहीं किया गया। और डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इस मत के संबंध में लिखते हैं कि यह भाटों की कल्पना की एकमात्र उपज है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद भी इसे तथ्य से रहित बताते हुए लिखते हैं कि यह ब्राह्मणों का एक प्रतिष्ठित जाति की उत्पत्ति की महत्ता निर्धारित करने का प्रयास मात्र है। अब हम बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सूर्य और चंद्रवंशीय मत की। तो पंडित जी.एच. ओझा और डॉक्टर जगदीश सिंह गहलोत का मानना है कि जो राजपूत लोग थे वो प्राचीन भारतीय क्षत्रियों की सूर्यवंशी और चंद्रवंशी शाखाओं के ही वंशज हैं। आर्यों की वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से देश और प्रजा की रक्षा करना और शासन करना, ये क्षत्रियों के प्रमुख कार्य या कर्तव्य कहे गए हैं और मध्यकाल में राजपूतों द्वारा भी यही कार्य किया गया था। इसीलिए अनेक विद्वानों की ये मान्यता है कि इस कार्य को करने वाले राजपूत प्राचीन आर्य क्षत्रियों के ही वंशज हैं। मध्यकाल में इन क्षत्रियों के राजपूत नामांतरण के संबंध में इन विद्वानों का मानना है कि प्राचीन साहित्य में क्षत्रियों के पर्याय के रूप में चलित राजपुत्र शब्द ही उच्चारण कठिनाई के कारण राजपूत बन गया, अर्थात राजपूत शब्द प्राचीन राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश रूप है। इस मत के अंतर्गत ये माना जाता है कि क्षत्रियों के अंतर्गत विभिन्न राजपूत मूलतः प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशज हैं, लेकिन 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के व्यापक प्रसार के कारण जब बहुत सारे क्षत्रिय वर्ण धर्म भ्रष्ट हो गए तो कुछ क्षत्रियों द्वारा अपनी रक्त शुद्धता और जातीय विशिष्टता को बनाए रखने के लिए वर्ण धर्म भ्रष्ट क्षत्रियों से अपना संबंध तोड़ लिया गया और अपने वंश के किसी महापुरुष के नाम पर अपने वंश का पृथक नामकरण कर लिया गया और वे आपस में ही विवाह संबंध करने लगे। इससे क्षत्रियों की बहुत सारी प्रजातियां या शाखाएं बन गई। हर्ष की मृत्यु के उपरांत इन विभिन्न शाखाओं द्वारा अपने राज्य स्थापित कर लिए गए और कालांतर में क्षत्रियों की यही शाखाएं राजपूतों के नाम से प्रसिद्ध हुई। पंडित ओझा का मानना है कि जो वर्तमान राजपूत हैं उनके विभिन्न राजवंश वैदिक और पौराणिक काल में राजन्य, क्षत्रिय, उग्र आदि नामों से प्रसिद्ध सूर्य और चंद्रवंशीय क्षत्रियों की ही संतानें कही जा सकती हैं। उन्होंने अपने मत की पुष्टि के लिए बहुत सारे ऐसे अभिलेखीय और साहित्यिक साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है जिसमें राजपूतों के विभिन्न वंशों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है और उनमें से प्रमुख है 971 ईस्वी का नाथ अभिलेख, 977 ईस्वी का आठपुर अभिलेख, 1285 ईस्वी का आबू शिलालेख तथा 1428 ईस्वी के श्रृंगी ऋषि के लेख में गुहिल वंशी राजपूतों को रघुकुल या सूर्यवंश से उत्पन्न बताया गया है। भोज के ग्वालियर अभिलेख और बाउक के जोधपुर अभिलेख में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज अर्थात सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। चंदेल अभिलेखों के अनुसार चंदेल चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। हरसोल अभिलेख के अनुसार परमार राजपूत क्षत्रिय थे। 1230 ईस्वी के तेजपाल मंदिर के शिलालेख के अनुसार धूम्रपाल और परमार शासक सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। सीकर जिले में हर्षनाथ मंदिर से मिले शिलालेख के अनुसार चौहानों के पूर्वज सूर्यवंशी थे। जालोर और नाडोल से प्राप्त 13वीं शताब्दी के शिलालेखों में राठौड़ों को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सुजान चरित्र आदि ग्रंथों में चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया गया है। हिंसंग द्वारा भी चालुक्य वंशी नरेश पुलकेशन द्वितीय को क्षत्रिय बतलाया गया है। पंडित ओझा का मानना है कि चालुक्य सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की सभी 36 शाखाओं को सूर्य, चंद्र और यदुवंशी बताया है।
राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सूर्य और चंद्र वंशीय मत की यदि समीक्षा की जाए तो इस मत को सभी राजपूतों की उत्पत्ति के लिए स्वीकार करना आपत्तिजनक कहा जा सकता है, क्योंकि राजपूतों को सूर्यवंशी बताते हुए उनका वंश क्रम इक्ष्वाकु से जोड़ दिया गया है, जो प्रथम सूर्यवंशी राजा था। बल्कि सूर्य और चंद्र वंशीय समर्थक भाटों ने तो राजपूतों का संबंध इंद्र, पद्मनाभ, विष्णु आदि से बताते हुए एक काल्पनिक वंशक्रम बना दिया है। तो इससे स्पष्ट है कि जो लेखक राजपूतों को चंद्रवंशीय या सूर्यवंशी मानते हैं, वे भी इनकी उत्पत्ति के विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाए हैं। अलबत्ता इस मत का एक ही उपयोग हमें दिखाई देता है कि 11वीं शताब्दी से इन राजपूतों का क्षत्रियत्व स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने क्षात्र धर्म के अनुसार एक विदेशी शक्ति या विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला सफलतापूर्वक किया। आगे चलकर यह मत लोकप्रिय हुआ और तभी से इसको मान्यता प्रदान की जाने लगी।